गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज आप लोग सोच रहे होंगे मैम ने दोबारा से यूट्यूब चैनल के थ्रू अपना लेक्चर भेजा है ना। तो इसका रीज़न मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप लोगों में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन तक शायद सही तरीके से मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी। कई बच्चों से मैं जब मैसेजेस मैंने बाद में देखे तो कई बच्चों तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही थी, कईयों को मैं विजिबल नहीं हो रही थी, बार बार मेरी भी खुद की मेरे जो नेटवर्क्स हैं उनकी भी कनेक्टिविटी टूट रही थी। तो इस वजह से वी हैड डिसाइडेड कि जैसे कि मैं अभी तक आप लोगों को लेक्चर्स देती हुई आ रही हूँ यूट्यूब चैनल के थ्रू, वैसे ही आप लोगों को कंटिन्यू रखूँ देखना, ठीक है। तो आज बेसिकली मेरे को जब मैंने कल आप लोगों को एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ाया तब मुझे कोई भी ऐसा सेटिस्फैक्शन नहीं हुआ। सेटिस्फैक्शन इन द सेंस मुझे ऐसा लगा ही नहीं मैंने आप लोगों को कुछ अच्छा पढ़ाया। अच्छा, मैं मेंटली सेटिस्फाई नहीं हो पाई कि मैं आप लोगों को और अच्छा या कुछ बेहतर तरीके से पढ़ा पा रही हूँ। तो आज मैं आप लोगों का एक्सटर्नल सोर्सेज तक का ही पोर्शन जो है दोबारा से एक बार पढ़ाना चाहती हूँ ताकि कहीं पे कोई भी डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से बहुत छोटा छोटा रिव्यू देते हुए चल रही हूँ ताकि आप लोगों का जो ये चैप्टर है इसकी एक सिमेट्री बन जाए, राइट। ओके, जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, हम लोग सबसे पहला जो आप लोग टॉपिक देख रहे हैं वो स्टाफिंग है, मीनिंग ऑफ स्टाफिंग है। तो हम यहाँ से अब अपने इस रिविजन को शुरू कर रहे हैं, ठीक है। ओके क्लास, तो मैंने आप लोगों को जो है इस क्लास का, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन स्टाफिंग से देना शुरू किया था, जिसमें मैंने आपसे ये कहा था स्टाफिंग का मतलब है पुटिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। और आपका जो ये स्टाफिंग का फंक्शन है ये तीसरा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। तीसरा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है यानी थर्ड स्टेप है आपके मैनेजमेंट प्रोसेस का। आपका जो ये स्टाफिंग का फंक्शन है ये फंक्शन आपका जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर करता है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम है कि जितनी भी वैकेंसीज ऑर्गेनाइजेशन में हो रही हैं, जितनी भी वैकेंट पोजीशंस हैं उनको टाइम टू टाइम फिल रखना, उनको खाली ना छोड़े, है ना। और किस तरह से वैकेंट पोजीशंस को फिल करें, एक कम्पीटेंट पर्सनल का मतलब क्या है कि जैसा नेचर ऑफ जॉब है उसी के अकॉर्डिंग, उसी के इक्वल मैनर में कम्पीटेंट एम्प्लॉय आपको मिले, ठीक है। स्टाफिंग की ज़रूरत एक ऑर्गेनाइजेशन में क्यों पड़ती है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं। सबसे पहला, ऑब्टेनिंग कम्पीटेंट पर्सनल, आपको एक अच्छा पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन में मिले। दूसरा, जितना अच्छा पर्सनल आएगा उतनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी इंडिविजुअल की भी, ऑर्गेनाइजेशन की भी। इसलिए थर्ड पॉइंट इनडायरेक्टली वैसे ही बनता है आपका कि कंटिन्यूस ग्रोथ। भाई जब हर एक इंडिविजुअल ग्रो करेगा, हर एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस बढ़ेगी तो वो भी ग्रो करेगा। हर एक इंडिविजुअल जब ग्रो करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करेगी। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर आप स्टाफिंग के थ्रू सही बंदे को उसके इंटरेस्ट जोन के हिसाब से काम दोगे तो ह्यूमन रिसोर्स का यूटिलाइजेशन आप ज़्यादा बेटर तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। जॉब सेटिस्फैक्शन, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितना भी ह्यूमन रिसोर्स है, उन सभी को कहीं ना कहीं मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली, फिजिकली हर तरीके से वो क्या रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे। अब मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी, मैंने कहा था स्टाफिंग जो है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या है, एक पार्ट है। यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कौन करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है स्टाफिंग के फंक्शन के अलावा और भी कई सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं। पहला है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड प्लानिंग करना कि भाई कितने ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में ज़रूरत है, कौन कौन से डिविजन्स में ज़रूरत है, किस किस एक्टिविटी के लिए चाहिए। रिक्रूटमेंट करना, मोटिवेट करना लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू अप्लाई फॉर अ जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सिलेक्शन, सेलेक्टिंग दी और चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट। डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स, जो भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके लिए टाइम टू टाइम उनके कंपनसेशन स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना, टाइम टू टाइम उन्हें ट्रेनिंग देते रहना, उनके डेवलपमेंट की बात करना, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल, अपने एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करना। हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड मेंटेनिंग मैनेजमेंट लेबर रिलेशंस, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी कंप्लेंट्स को सॉर्ट आउट करना, उनके सजेशंस को सुनना, उनके इनिशिएटिव को अप्रिशिएट करना और साथ ही साथ मैनेजमेंट के और लेबर के रिलेशंस को मेंटेन रखना। साथ ही साथ सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अब सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है, ये नहीं कि उसको 4 जो है पुलिसमैन दे दिए, नहीं, उसको मेंटली ये सिक्योरिटी का एहसास दिलाना कि हाँ भाई मेरा कोई अपना है जो मेरे से बात कर रहा है। भाई अगर आपको एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन मिले, आप लोग स्कूल में भी आते हो, अगर आपसे कोई बात ना करे, कोई बच्चा बात ना करे, टीचर भी सिर्फ काम से काम रखे, तो क्या आप ऐसे सर्वाइव कर पाओगे, नहीं,
है ना। तो आपसे क्या होता है, कई बार टीचर्स भी पूछते हैं हाँ बताओ कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, आपके फ्रेंड्स रहते हैं। तो ये आपकी एक सोशल क्या है, सिक्योरिटी है, जो आपको कंफर्टेबल करवाती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जगह पे आपको सर्वाइव करना है। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्टाफिंग जो है एक इंटीग्रल पार्ट है किसका, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। अब आपका जो स्टाफिंग है ये अपने आप में एक प्रोसेस है, तो इसके कुछ स्टेप्स हैं। क्या स्टेप्स हैं? अब आप लोग जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपके कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को 6 स्टेप दिए हुए हैं, मैंने इसके अलावा आपको 2 स्टेप और बताए थे, यानी टोटल ये 8 स्टेप्स हैं स्टाफिंग के प्रोसेस का। तो सबसे पहला स्टेप है इसमें एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम क्या है कि वो ये चेक करेगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन में उसको कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, और उस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को फाइंड आउट करने के लिए उसे 2 तरह के एनालिसिस करने होते हैं, वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस क्या होता है? वर्कलोड एनालिसिस होता है एक एम्प्लॉय के ऊपर एक पर्टिकुलर टास्क कितना है, मतलब एक एम्प्लॉय को एक दिन में या एक महीने में उसका टारगेट क्या है, वो हो गया वर्कलोड। दूसरा होता है वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कफोर्स एनालिसिस ये होता है कि एक काम को करने के लिए कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। एग्जाम्पल लो, सपोज़ मैं कह रही हूँ आज हमें 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, तो 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन करने के लिए मुझे कम से कम आज 50 लोग चाहिए। ये हो गया वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड एनालिसिस इसमें क्या हो गया, उन 50 लोगों के ऊपर 500 यूनिट प्रोड्यूस करने का काम है, तो यानी हर एक आदमी के ऊपर कितना आया, हर एक आदमी के ऊपर कितना आया, जो आपका प्रोड्यूस करने का जो टर्नओवर है वो कितना है, यानी हर एक को 10 यूनिट क्या करनी है, प्रोड्यूस करनी है, तब जाके 500 यूनिट्स होंगी। तो वो क्या होगा आपका वर्कलोड एनालिसिस। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको मैन पावर रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट करना है कि आपको जो है कितने लोगों की ज़रूरत है। दूसरा स्टेप आएगा रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट स्टेप में क्या करोगे, जैसे आपको पता लग गया कि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज इतनी है, तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज में आप रिक्रूटमेंट करोगे। अब रिक्रूटमेंट कैसे करोगे, 2 तरह से होगा, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में आप लोग क्या करोगे कि जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसीज है पहले उसमें आप देख लोगे कितने ट्रांसफर्स हो सकते हैं, कितने जो है प्रमोशंस हो सकते हैं। फिर जो बच जाएंगी नंबर ऑफ वैकेंसीज उसके लिए आप एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करोगे। जैसे ही आपने एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सिलेक्शन। जितने भी एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के थ्रू आपके पास जो है लोग आए उसमें से आप बेस्ट को क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, वट एवर द टेस्ट क्राइटेरिया इज, उसके बेस पे आप उनको क्या करोगे, सिलेक्ट करोगे। नेक्स्ट स्टेप आता है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। जितने भी लोगों को आपने सिलेक्ट किया अब आप उनको उनकी सही जगह पे प्लेस ऑन करोगे, जिस जगह के लिए उनको हायर किया उनको उस जॉब पे सेट करोगे। ओरिएंटेशन का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, नए एम्प्लॉयज़ का पुराने एम्प्लॉयज़ के साथ इंट्रोडक्शन या ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक इंट्रो, ताकि वो अपने आप को कंफर्टेबल कर सकें उस ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जो भी एम्प्लॉयज़ आए उनको ट्रेनिंग देना, उनका डेवलपमेंट करना। तो डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंट तब होता है जब किसी भी एम्प्लॉय के स्किल्स और उसकी नॉलेज बढ़ती है, और स्किल्स और नॉलेज कब बढ़ती है, जब उस इंसान को ट्रेनिंग दी जाती है। तो ट्रेनिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग दी स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ एन एम्प्लॉय, और जब किसी की भी स्किल्स और नॉलेज इंप्रूव होगी तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी और उसकी ओवरऑल ग्रोथ होगी, तो उस ग्रोथ को हम कहते हैं डेवलपमेंट। ठीक है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ को अप्रिशिएट करना उनके काम के लिए, जो भी उन्होंने किया है, जो भी उन्होंने परफॉर्म किया है, उनकी कैपेबिलिटी, उनकी एबिलिटी के लिए उनको अप्रिशिएट करना। ठीक है। इसके बाद 2 चीज़ें और आती हैं, कैरियर एंड प्रमोशन प्लानिंग। अगर उन्होंने काम अच्छा किया तो 7th स्टेप क्या आएगा, आप उनको कैरियर के लिए, उनके आगे फ्यूचर के लिए क्या करोगे, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दोगे, कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि कंपनी की तरफ से कोई कोर्स करने जा रहा है ना, या बाहर जा रहा है, विदेश जा रहा है, ठीक है ना, और लास्ट में आता है आपका कंपनसेशन। उसी इन सारी चीज़ों के बेस पे उसका कंपनसेशन, एक एम्प्लॉय का कंपनसेशन स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना, ये है आपका स्टाफिंग का प्रोसेस। अब हमारा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ नोन एज रिक्रूटमेंट। अब आप लोग जैसा कि आज स्क्रीन में देख पा रहे हैं, रिक्रूटमेंट का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मोटिवेटिंग लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू अप्लाई फॉर अ जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ नोन एज रिक्रूटमेंट। ठीक है। रिक्रूटमेंट के सोर्सेज क्या हैं, कितने तरीके से रिक्रूटमेंट होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल की। इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, जब कंपनी
जो एम्प्लॉयज़ है अपनी जो वेकेंट पोजीशंस है उनको कंपनी के अंदर से ही क्या कर लेती है, फुलफ़िल कर लेती है। यानी जब कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को इनवाइट करती है कि वो वेकेंट पोजीशंस के लिए अप्लाई करें, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो इसके तरीके कितने हैं, 2 तरीके हैं, ट्रांसफर्स और प्रमोशन। ट्रांसफर्स का मतलब क्या है, transferring or shifting one person, one employee from one place to another, one department to another, one division to another, or one unit to another unit, but there is no change in his or her responsibility, authority, salary or other things. But in promotion there is a shift from a lower rank to the upper rank, ठीक है ना, that is known as promotion. when you get increment in accordance with your post, जब आपकी पोस्ट इंक्रीज होती है, आपकी सैलरी इंक्रीज होती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, आपकी अथॉरिटी इंक्रीज होती है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रमोशन। तो ये 2 तरीके हैं जिससे हम इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं, फ़ायदे सबसे पहले जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, पहला इंक्रीज इन मोटिवेशन। किसको मिलेगा मोटिवेशन, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। ईजी सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होगा वो भी क्या होगा, इजी, क्योंकि ऑलरेडी जो एम्प्लॉयज़ है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही है। नो नीड ऑफ इंडक्शन, उनको इंट्रोड्यूस या उनको जो है ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ट्रेनिंग पे भी पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इकोनॉमिकल है भाई, ऑब्वियस सी बात है, स्टाफिंग का जो पूरा सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया होता है वो करने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पैसा बचेगा, ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पैसा बचेगा, है ना। तो ये क्या है, इकोनॉमिकल या चीप सोर्स भी है। लेकिन इसके नुकसान क्या है, नुकसान इसके ये है, स्टॉप्स द एंट्री ऑफ यंग ब्लड। इंटरनल सोर्स का नुकसान क्या है कि ये यंग ब्लड को अंदर नहीं आने देता। यंग ब्लड मतलब आज का जो यूथ है, इसको मौका नहीं मिलता कि वो एंटर कर सके। अब जैसे आपने गवर्नमेंट जॉब्स में देखा होगा, भाई 60 साल तक आदमी नौकरी कर रहा है, बट 60 साल के बाद जब कोई क्या होगा, रिटायर होगा, उसके बाद जाके ओपनिंग्स में, है ना। तो यंग ब्लड को क्या नहीं मिल रहा है, मौका नहीं मिल रहा है कि वो अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को शो कर सके, है ना। एम्प्लॉयज़ बिकम लेथार्जिक, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ है, भले ही वो मोटिवेट होंगे पर वो कहीं ना कहीं लेथार्जिक हो जाएंगे। लेथार्जिक मतलब लेज़ी हो जाएंगे, हाँ भाई चलो कोई नहीं, प्रमोशन तो हमें मिलना है, तो वो हो सकता है ज़्यादा काम भी ना करें। नॉट अवेलेबल इन न्यू ऑर्गेनाइजेशन, भाई जो नई ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी अभी रिसेंटली खुली है, वो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ कहाँ से लेके आएंगे, तो वहाँ के लिए इंटरनल सोर्स नहीं है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र हिट प्रोडक्टिविटी नेगेटिवली, अगर आप बार बार एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र करते रहोगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, क्योंकि उन्हें एक वर्क एनवायरनमेंट को समझने के लिए टाइम लगेगा, जो कि कहीं ना कहीं उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी परफॉर्मेंस को इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट की, जो मैंने आप लोगों को कल पढ़ाया था, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा अच्छे से और पढ़ाती हूँ ताकि मेरे को भी सेटिस्फैक्शन रहे और आप लोग भी सेटिस्फाइड हों। एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब होता है जब कंपनी क्या करती है, बाहर से, कंपनी के बाहर से, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को इनवाइट करती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए या पोस्ट के लिए अप्लाई करें। तो एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट करने के कौन कौन से तरीके हैं। सबसे पहला है कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स का मतलब होता है A company always used to keep a record of unsolicited candidates. Unsolicited candidates का मतलब होता है कि जब कंपनी क्या करती है, कुछ लोगों को सिलेक्ट करती है, तो कुछ लोग तो प्लेस हो जाते हैं, कुछ लोगों का नाम वेटिंग लिस्ट में आता है, या कुछ लोगों को जो है नेक्स्ट टाइम के लिए क्या कर दिया जाता है, स्टोर करा जाता है, ताकि फ्यूचर में दोबारा अगर वैकेंसी आई तो उनको क्या करा जा सके, रेफ़र करा जा सके। तो हम कहते हैं कैजुअल कॉलर्स। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होती है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ज़्यादातर अनस्किल्ड लेबर्स के लिए होती है, जो आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार ऑर्गेनाइजेशन के बाहर लिखा होता है कि 10वीं पास की ज़रूरत है, 8वीं पास की ज़रूरत है ना। तो वो तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, उसमें ऑन द स्पॉट रिक्रूटमेंट होती है, ये ज़्यादातर अनस्किल्ड लेबर्स के लिए होती है, ठीक है। लोग आते हैं, उस नोटिस को देखते हैं, कंपनी के अंदर जाते हैं, सिलेक्ट होते हैं, रिजेक्ट होते हैं, वहीं ऑन द स्पॉट सारा क्राइटेरिया पता लग जाता है। एडवर्टीजमेंट किसी भी फॉर्म में, न्यूज़पेपर, जर्नल्स, मैगजीन्स, ठीक है, रेडियो, टेलीविज़न के थ्रू, दैट इज़ एडवर्टीजमेंट। प्लेसमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, मैंने आपको कल ही बताया था कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है, वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं। साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जो हैं गवर्नमेंट चलाती हैं, और ये जो जॉब सीकर्स हैं उनको एक रजिस्टर्ड नंबर देती है, सो दैट कि फ्यूचर में कभी भी हो आगे गवर्नमेंट
में जो है कई भी वैकेंसीज निकलें तो उनको प्रेफरेंस दी जा सके। प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, अगेन ये भी क्या हैं, आपके एक तरह के एक्सचेंजेस हैं, बट ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स चलाते हैं और ये अगेन जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स को एक साथ इंटरेक्ट कराने का काम करते हैं, जिसके बदले कुछ चार्जेस भी कैश करते हैं, चार्जेस भी अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट आप सभी को मालूम है, जब आप लोग कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे होते हैं तो आपके लास्ट ईयर में कंपनीज आती हैं, दे टुक अ टेस्ट, जो क्लियर करता है या जो अच्छे से उसको पास आउट करता है उसको जो है कंपनी अपने साथ ले जाती है। ज़्यादातर आप लोगों ने DIT, ग्राफिक एरा, इन सब में ये सब सुना होगा या देखा होगा, ठीक है। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जब कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ अपने किसी रिलेटिव, किसी फ्रेंड, किसी एसोसिएट पर्सनल को रिकमेंड करते हैं एक वेकेंट पोजीशन के लिए, उसे हम कहते हैं रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट है आपका लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स क्या होते हैं, ये होते हैं कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय, लेकिन इन लोगों का काम क्या होता है, जब कंपनी में हायर प्रोडक्टिविटी का टाइम आता है, पीक सीज़न का टाइम आता है, तो क्या होता है, कंपनी को बहुत ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है तो उन्हें वो साल भर ना रखने की बजाय वो क्या करते हैं, वो उनको वेजेस सिस्टम में रख लेते हैं। जब तक उनका पीक सीज़न चलता है उन वर्कर्स को काम दिया जाता है, उसके बाद उनको क्या कर दिया जाता है, उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया जाता है। तो ये जो लेबर कॉन्ट्रैक्टर होता है ये उन्हीं लेबरर्स और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक लिंक का काम करता है, ठीक है ना। बट इन लेबर्स को जो है कंपनी के परमानेंट एम्प्लॉय का कहीं पे भी कोई भी पोजीशन नहीं मिलती, इनको सिर्फ पीक सीज़न के लिए ही रखा जाता है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के क्या मेरिट्स हैं, क्या फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है क्वालिफाइड पर्सनल। सबसे पहला फ़ायदा आपको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से मिलता है, आपको आज के टाइम का लेटेस्ट कम्पीटेंट पर्सनल मिलेगा जिसके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है। सेकंड चीज़ है वाइडर चॉइस। आपके पास चॉइस अनलिमिटेड है, आपके पास बेस्ट से भी बेस्ट सिलेक्ट करने का क्या है क्राइटेरिया, क्योंकि आपके पास चॉइस ही वाइडर है। जब चॉइस कम होती है तो आपके ऑप्शंस कम होते हैं, तो आपको कुछ भी एक आधा कोई जो सबसे ठीक ठाक होता है थोड़ा सा वो सिलेक्ट कर लेते हो। लेकिन जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं तो क्या होता है, आपके पास बेटर चॉइसेस भी आती हैं। फ्रेश टैलेंट, आज के टाइम का लेटेस्ट नया ब्लड, एक नया यूथ आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एनर्जेटिक, इंथ्यूजियास्टिक ब्लड आपको मिलता है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, भाई नया ब्लड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ रहा है, इंथ्यूजियाज्म बना हुआ है, तो उनके बीच में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी बना रहेगा, जिसके लिए वो अपनी परफॉर्मेंस को टाइम टू टाइम क्या करते रहेंगे, इम्प्रूव भी करते रहेंगे। अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं, नुकसान क्या है, डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके दिमाग में डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है ये बोलें कि भाई हमें जो है प्रेफर नहीं किया गया और एक्सटर्नल सोर्स के थ्रू क्या कर लिया, लोगों को हायर कर लिया। कॉस्टली प्रोसेस है, क्योंकि स्टाफिंग का पूरा प्रोसेस करने में कहीं ज़्यादा पैसा लगता है, ट्रेनिंग देने में पैसा लगता है, तो ये क्या है, एक तरह का कॉस्टली प्रोसेस है। साथ ही साथ लेंदी प्रोसेस भी है, एक दिन में 2 दिन में काम नहीं होता, इसमें कई बार लगते लगते 3-4 महीने भी लग जाते हैं। कई बार कई जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहाँ 6-6 महीने की ट्रेनिंग भी होती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए जो है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट को जो है लेंदी प्रोसेस भी कहा जाता है। समझ में आया सभी को? आई होप आप लोगों को आज अपनी जो क्लैरिटी होगी डाउट्स की वो हो गई होगी, ठीक है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि दैट सम ऑफ यू स्टूडेंट्स, कल जितने भी स्टूडेंट्स जूम ऐप में आए, ठीक है, सभी के सभी एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। बहुत खुशी हुई, जितने भी बच्चे कल एडमिट हुए, आई रियली थैंकफुल टू देम कि वो वाकई में अपने जो टीचर्स हैं उनके एफ़र्ट्स को वाकई सराह रहे हैं, ठीक है, उनके एफ़र्ट्स के लिए उनके एफ़र्ट्स को जेन्युइन बना रहे हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू यू ऑल। प्रियांशु, हरप्रीत, अदिति, रितिका, ठीक है, नेहा, ये सारे जितने बच्चे कल जो आए, आई रियली अप्रिशिएट योर एफ़र्ट्स, ठीक है। इसी तरह से आप लोग अपने एफ़र्ट्स डालते रहिए, कहीं पे कोई भी कन्फ्यूजन्स हो उनको क्लियर करने का हमें मौका दीजिए। जहाँ पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे हम लोगों से इंटरेक्ट कीजिए, ठीक है, पर्सनली भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। और अपने असाइनमेंट्स को टाइमली शाम को 6 बजे से पहले भेज दीजिए, क्योंकि आपकी अटेंडेंस में उसी बेस पे मार्क कर पाऊँगी, ठीक है ना। हालांकि मैं कहती हूँ ऐसा कि आप नेक्स्ट क्लास से पहले भेजिए, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी अटेंडेंस में टाइमली लगा पाऊँगी, क्योंकि मुझे भी आगे रिपोर्ट भेजनी पड़ती है, ठीक है। For today, it's over. Thank you. Stay safe and stay in. Okay.